हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का जो भी क्वेश्चन आया मिला है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को पेपर अच्छा से जा रहा होगा। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा वीडियो इसलिए थोड़ा सा लेट अपलोड करते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलता है ऑथेंटिक और रियल मिलता है, और मैक्सिमम बाकी चैनल कितने कराते हैं 17-18 ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस का तो लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाता है और हिंदी का भी 8-10 क्वेश्चन करा देते हैं। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग सभी को क्वेश्चन नहीं याद हो पाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम में देकर आता है उस प्रेशर में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं याद हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जीएस और हिंदी का ही क्वेश्चन याद करके मतलब आप लोगों को डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए फटाक से देख लेते हैं कौन कौन सा आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सविता पुनिया। ठीक है, एक बजरंग पुनिया थी और एक सविता पुनिया है। एक किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है। ये क्या करती हैं? ये भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। क्या गेम खेलती हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं और हरियाणा के सिरसा जिले से ये आती हैं। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप लोग को पता होगा, ये मैं बार बार बहुत बार करा चुका हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या चीज़? मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अगर समिति पूछ दिया जाए तो किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर यह मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, देखेंगे इसको। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 51A में या 51 का क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो प्रारंभ में संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 0। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, फिर एक मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ये कौन सा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, तो टोटल मौलिक कर्तव्य मिला के कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, देखिए यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे 2002 में 86वां संविधान संशोधन के जरिए एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस तरह अब भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हार्नबिल, नौ से आ रहा है ना, तो नौ से नागालैंड। नागालैंड, ये याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या? थोड़ा सा बस को रिलेट करके याद करिएगा। ठीक है, अगर को रिलेट याद करेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं। देखिए हार्नबिल, हार न आता तो नागालैंड का होगा ये। ठीक है, तो देखिए हार्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चली थी, किस मॉडल पर थी? मैंने बार बार बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो सेकंड थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर इस कृषि पर फोकस किया गया था और इसमें उद्योग पे फोकस किया गया था। ठीक है, हम लोग अपना, और इसमें देख लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, मुख्य उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना था। मैंने बताया था ना, सेकंड में किस पे फोकस किया गया था? तो उद्योग पे फोकस किया गया था। इस योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से लगाया गया था इंडिया में। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग किस पे? इंडस्ट्रीज पे फोकस किए थे। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि पे फोकस किए थे और सेकंड में इंडस्ट्रीज पे। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे। और इसका देखिए, इसमें हम लोग क्या थोड़ा सा यही भी एक्स्ट्रा फैक्ट उसी में, इसमें टारगेट हम लोग बनाए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में कि 4.5% हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे, बट हम लोग 4.27% ही अचीव कर पाए थे, थोड़ा सा कम रह गया था। ठीक है, कोई नहीं, इतना हम लोग अचीव कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए, तो 1872 में हुई थी, ये सन दिया है, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन ने करवाया था। अब देखिए, नियमित जनगणना का मतलब कि प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पे, ठीक है, ये नियमित जनगणना हो गई। ठीक है, तो ये कौन करवाया था? तो 1881 में रिपन करवाया था, लेकिन वैसे एक पहली जनगणना कब कराया था? लॉर्ड मेयो कराया था 1872 में। अगर नियमित पूछेगा तो रिपन हो जाएगा 1881 में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, उसी का एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की है। ठीक है, जो 2011 में जनगणना हम लोगों को हुई है, वैसे देखा जाए तो 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की देखा जाए तो 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का थीम क्या था, सॉरी नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सी चंद्रमौली भारत जनगणना आयुक्त बनाए गए थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने एथलीट को भेजा था? तो देखिए, 303 एथलीटों को भारत ने भेजा था, जिनमें 191 मेल थे और 112 फीमेल शामिल की गई थी। और खेल 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच चीन के हांगझाऊ, गजब नाम रहता है लोगों का, हांगझाऊ में आयोजित हुआ था। चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 111 पदक जीते थे, जिनमें 29 स्वर्ण था, 31 रजत था और 51 कांस्य पदक शामिल किए गए थे इसमें। इस तरह भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। किस प्लेस पे था? तो 5वें प्लेस पे। उद्घाटन समारोह में पारुल परमार और अमित सरोहा भारत के ध्वजवाहक थे। पारुल परमार एक मशहूर पैरा शटलर है और अमित सरोहा एक पैरा क्लब थ्रोअर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि ऊष्मा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है और इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य की है, जैसे मान लीजिए क्या है, हथेली हो गया, मनुष्य की हथेली, ठीक है, अगर इस हथेली को आपस में, अगर दोनों हाथों का आपस में आप लोग रगड़िए, देखिए हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना, कि ऊर्जा अलग से नष्ट नहीं होगा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अब लाइट रूम में जलता है तो प्रकाश आती है तो हीट उत्पन्न होता है, तो वो हीट कहाँ जाती है? वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? दोनों क्या है? दोनों बहनें ही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से, क्या है? यूपी के आगरा की दोनों बहनें हैं, जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल, जनवरी 1936 में। कौन किया था? तो रुक्मणी देवी ने किया था। और कब किया था? तो 1936 में किया था। इनको पद्म भूषण दिया गया था 1956 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में दिया गया था। और 1972 में इनको देसी गोथामा दिया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरफ से। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिया गया था कब? 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे,
कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की थी। ये शायद पूछा था कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज ने। यह एक नृत्य विद्यालय है, यह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह युग की अवधि क्या थी? तो 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, आप लोग जब अनुसूची 7 पढ़ेंगे उसमें क्या है, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। ठीक है, इसमें क्या है, शक्ति का विभाजन। इसमें 3, एक केंद्र सूची है, ठीक है, और एक राज्य सूची है, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है। इसमें केंद्र वाले विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य वाले सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन हो गया, विवाह और विवाह विच्छेद हो गया, ट्रेड यूनियन और गोद लेना, ये सब किस विषय में आएगा, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, उसी में एक्स्ट्रा फैक्ट है, समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य, मैंने बताया, इस पे केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर किस में दिखाई देता है? तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में। इसको लिखते हैं सेल्सियस पैमाना और इसे डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। जैसे थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर में आप फीवर नापने जाते हैं तो कहते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, अब जैसे बॉइलिंग, अगर जल हो गया, इसका जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये मेजरमेंट होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। उसे तो 3-4 है, फारेनहाइट है, र्यूमर है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेकिन आपको इसका पूछा है तो यही आपको जानना है। चलिए, लालगुड़ी जयरामन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं लालगुड़ी जयरामन? वायलिन। इन्होंने 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको, और 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था। इन्होंने 2006 में फिल्म श्रृंगारम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पद्म भूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक वादक हैं, तो क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 1882 को पुणे में पंडिता रमाबाई के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो आर्य महिला समाज की। यह एक महिला संगठन था। इसका मकसद महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना था। बहुत अच्छी काम है, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट। हम लोग अपना देखेंगे, आर्थिक समृद्धि का सबसे अहम सूचकांक किसे माना जाता है? तो जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माना जाता है। एक किसी निश्चित सीमा क्षेत्र के अंदर अंतिम उत्पादों का जो होता है कास्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली जीडीपी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में वर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो CWG प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें C का क्या मतलब होता है? गर्म समशीतोष्ण जलवायु, W का मतलब होता है शुष्क सर्दियों का मौसम, और G का मतलब होता है मानसून प्रभावित
आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इनको ये तो सबको पता होगा, जीतन राम मांझी। ठीक है, देखिए कुमुदनी लाखिया किस राज्य से संबंधित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात। किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। ठीक है, कुमुदनी लाखिया अहमदाबाद गुजरात में रहने वाली एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। उन्होंने 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो भारतीय नृत्य संगीत का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो श्री राजेश कुमार सिंह अपने क्या है? रक्षा सचिव है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा था क्या मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर कितना है? तो साल 2020 में भारत में मृत्यु दर 1000 लोगों पर 7.3 थी। वहीं 1971 में देखा जाए, साल 1971 से 2020 के बीच भारत की मृत्यु दर में लगातार कमी आई है और साल 1971 में यह 16.6 थी। सोचिए 1971 में 16.6 थी, यानी प्रति 1000 लोगों पे इतने लोग डेथ कर जाते थे, लेकिन अब कम होके 7.3 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन किसका प्रारंभ होता है? तो हिंदी का। ठीक है, आप लोग हिंदी का देख लीजिए। नारी शब्द के पर्यायवाची शब्द है, देखिए उसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, 3 तो होगा और एक ऑप्शन नहीं होगा, तो वहीं आपको टिक करना था। तो इसमें जो है उसको देख लेते हैं। महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, ललना, रमणी, कांता, अबला, सुंदरी और औरत, ये सभी क्या हैं? नारी के पर्यायवाची शब्द। खाक छाकना मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो इसका होगा भटकना या मारा मारा फिरना या गलियों में भटकना। इसका मतलब किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना या बेकार काम करना भी होता है। नेक्स्ट हिंदी क्वेश्चन क्या है? आयात का विलोम पूछा था, तो इस पता हो जाएगा सबको क्या होता है? निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वैवाहिक शब्द का शुद्ध रूप। देखिए वैवाहिक सही है, जैसे लिखा है वही होगा, सेम टू सेम। इससे पहले भी वही एक बार पूछा था इस शिफ्ट में क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? जो इस श्लोक का हो, क्या कहेंगे? लौकिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्या है ये? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और दूसरा क्या है? जो इस श्लोक का न हो उसको क्या कहेंगे? अलौकिक। और जो लोक में संभव न हो उसे भी क्या कहेंगे? अलौकिक। दोनों, जो इस लोक में न हो उसको भी अलौकिक कहेंगे, और जो लोक में संभव न हो उसे भी अलौकिक कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का आज का पेपर ये समाप्त होता है। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन मिले थे जीएस प्लस हिंदी को मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से अपना फिर से रिवाइज करिए। जिन लोगों का पेपर बचा हुआ है रिलैक्स मत रहिएगा, अच्छे से रिवाइज करके पूरा एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।